हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 यूनिट 2 टोटल कंप्लीट कर लिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर। अगर हम आप लोग को जितना बता रहे हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट में बताया है 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट में उतना पढ़ लिया है तो टोटल आप लोग को यूनिट फर्स्ट में उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग ने यूनिट सेकंड में भी उसी तरीके से बताया है। अगर यूनिट सेकंड भी आप लोग उसी तरीके से पढ़ लेंगे तो यूनिट सेकंड भी आप लोग का उतने में ही टोटल यूनिट कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 में आप लोग को जितना आज क्वेश्चन बताएंगे और जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कम से कम इस यूनिट में आप लोग इतना पढ़ लेना, इससे एक क्वेश्चन बाहर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने वाले नहीं हैं। तो ध्यान से आप लोग जितने क्वेश्चन आज बताएंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ध्यान से देखना पूरा लेक्चर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक, तो यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 आप लोग का है सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सरफेस एंड इंटरफेस। 2 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं। सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, इंटरफेशियल टेंशन को डिफिनीशन करना है, उसके बाद सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है डिफाइन करना है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या होता है। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के। ठीक, 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस यूनिट से। राइट डिटेल नोट ऑन कैपिलरी राइस मेथड एंड डाउनरी रिंग मेथड एंड राइट डिटेल नोट ऑन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक, ये कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। और 7 नंबर में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सेक्शन सी में। राइट ए नोट ऑन लिक्विड इंटरफेसेस एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन HLB एंड राइट ए नोट ऑन सरफेस फ्री एनर्जी एंड व्हाट इज फ्रीडलिच आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन। ठीक, एंड राइट इन नोट ऑन डिटर्जेंसी एंड सॉल्युबलाइजेशन। तो चलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आसान तरीके से चलते हैं। जैसे हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में सॉल्व किया, सेकंड में सॉल्व किया, उसी तरीके से इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन सरफेस एंड इंटरफेस। सरफेस क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बस आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर के कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब समझेंगे तभी ना लिखेंगे। तो सरफेस क्या होता है। सरफेस मीन्स होता है कि 2 फेज मीन्स 2 चरणों के बीच का जो इंटरफेस होता है, जो दोनों के बीच के इंटरफेस होता है, जिसमें से एक गैस या वैक्यूम होता है। तो दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस। तो सरफेस क्या लिख सकते हैं, सरफेस इज ए इंटरफेस बिटवीन 2 फेज। 2 फेज के बीच का क्या होता है, इंटरफेज होता है। वन विच ऑफ गैस या फिर क्या हो सकता है, वैक्यूम। लेकिन अब 2 के बीच का इंटरफेस, लेकिन इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस वो होता है जब 2 अलग अलग फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे एक फेज ये हमारा उंगली हो गया और दूसरा फेज ये उंगली हो गया। तब जो 2 अलग अलग फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक बाउंड्री सीमा दिखाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर के ये हो गया सरफेस और ये है क्या, इंटरफेस। तो आप लोग इतना जरूर लिख लेना। हिंदी समझना चाहते हैं तो हिंदी भी यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन सरफेस टेंशन। तो क्या होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मैं डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा गया है कि सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। सरफेस टेंशन अलाउ इंसेक्ट, एग्जाम्पल जैसे कि वाटर स्ट्राइड हो गया, यूजली डेंसर देन वाटर टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन ए वाटर सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन का मतलब होता है सतही तनाव। तरल मीन्स होता है लिक्विड। ठीक, तो सतहों की प्रवृत्ति होती है जो कि संभवतः न्यूनतम सतह क्षेत्र में क्या होती है, सिकुड़ती है।
सतही तनाव जैसे कि पानी के तार हो गए को आमतौर पर पानी की तुलना में पानी की सतह पर तैरने और स्लाइड करने की अनुमति देता है, जिसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को अभी सरफेस टेंशन का डेफिनेशन समझ में नहीं आया है। नहीं समझ में आया है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भी मैं लिख के समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और हिंदी लिखा गया है समझ लेंगे तो आप लोग एकदम समझ जाएंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो क्या होता है, किसी भी लिक्विड को अगर रख दें तो उसके अपर लेयर पे जो नीचे और 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर जो एक सीधा, जो एकदम सीधा फोर्स लगता है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, जैसे इसमें कोई लिक्विड फिल किया गया है तो किसी भी लिक्विड को अगर ऐसे रख दिया जाए, उसके अपर लेयर जो है, अपर लेयर पे नीचे की तरह 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर एकदम सीधा जो एकदम फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस पे एकदम सीधा जा करके लग रहा है फोर्स, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, गामा इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या हो गया, लेंथ मीन्स होता है जो नीचे की तरफ जाता है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे भी शॉर्टली लिखा गया है, ये समझ में आता है तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ये सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा टाइम ले लिया मैं। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन चलिए देखते हैं। तो इंटरफेशियल टेंशन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स। ये एक फोर्स होते हैं दैट होल्ड द सरफेस ऑफ पार्टिकुलर फेज टुगेदर। तो इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन में दो इमिसिबल लिक्विड फेज के बीच का इंटरफेस में मौजूद पर यूनिट लेंथ बल जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ठीक, इंटरनल जो टेंशन लगते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन। तो इसका डिफिनीशन भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट और अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा 2 नंबर में डिफिनीशन पूछे अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक और ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। 2 पॉइंट बस लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो शॉर्ट नोट आप लोग बना करके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बनाए रखिए। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि सरफेस फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज ए वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड के एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क होता है लिक्विड बाय 1 स्क्वायर मीटर। ठीक, एंड सरफेस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू दी सरफेस टेंशन। सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन। ये क्या हो गया, इसका सरफेस फ्री एनर्जी का समझ लीजिए एक फार्मूला हो गया। ये आप लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन होता है और इसके बारे में एक लाइन यहाँ पे बस लिख देना है। ये हो गया सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, लेकिन आप लोग पहले यहाँ पे नहीं देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है। स्प्रेडिंग को हिंदी में कहते हैं बिखेरना या फिर बोलते हैं फैलाना। तो किसी एक सरफेस पर दूसरे का क्या होता है, फैल जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग। जैसे कि मान लीजिए किसी कंटेनर में भरा गया है वाटर, अब वाटर कंटेनर में भरा गया है, उस पर एक बूंद गिर जाता है, क्या गिर जाता है, ऑयल। अब ऑयल गिर जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, हल्का हल्का करके आप लोग देखे होंगे पूरा फैल जाता है। ठीक, ऊपर लेयर एक बना लेता है, फैल जाता है। या फिर किसी भी ऑयल में गिर जाता है हमारा एक बूंद वाटर, ऑयल में एक बूंद वाटर गिर जाता है तो वो ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। तो वही जो हमारा होता है, क्या होता है, स्प्रेडिंग मीन्स होता है कि जैसे ऊपर तैर के फैल जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं बिखर गया है उसके ऊपर, तो वो होता है स्प्रेडिंग।
तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, तब जब एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लोअर लेयर की लिक्विड फिल्म बना लेती है या फिर ड्रॉप के रूप में पड़ी रहती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। जैसे कि आप लोगों को मैं हिंदी में बता भी रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसमें वाटर इस टैंक में भरा गया है और इसके ऊपर एक बूंद वाटर के ऊपर क्या गिर गया है, ऑयल गिर गया है, तो ये ऊपर एक लेयर बना लेता है। या फिर एक कंटेनर में हमारा ऑयल है, इसके ऊपर एक बूंद वाटर गिर गया, तो ये वाटर इसी की तरह ऐसे छोटी सी बॉल की तरह रहेगा और तैरता रहेगा सब जगह, ये फैलेगा नहीं। तो यही हमारा प्रोसेस होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पे भी लिखा गया है, टू प्रॉपर्टीज। तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में बस आप लोगों को लिखना है जब 2 नंबर में पूछे तब। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेक्टेंट क्या होता है? व्हाट इज सरफेक्टेंट? तो चलिए देखते हैं सरफेक्टेंट क्या होता है। सरफेक्टेंट जो होता है इसको पदार्थ के रूप में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? सरफेक्टेंट कैन बी डिफाइन एज ए सब्सटेंस। इसको सब्सटेंस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एट द इंटरफेस एंड एक्सहिबिट सेल्फ एसोसिएशन इन द बल्क ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। ठीक, और क्या इसके बारे में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, दीज आर आल्सो रिफर दी एम्पोफिल्स एज दे कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स ड्यू टू विच दे स्लो एफिनिटी फॉर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो 2 पॉइंट सरफेक्टेंट के बारे में लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन कैपिलरी राइज मेथड एंड डाउनरी रिंग मेथड। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले कैपिलरी राइज मेथड हेडिंग डालेंगे। इसका फार्मूला मेन क्या होता है? मेन ये प्रूफ्ड होता है। तो क्या प्रूफ्ड होता है? रो इक्वल टू 1/2 गामा इक्वल टू 1/2 रो RGH प्लस W। ये इसका टोटल फार्मूला है। अब ये कैसे आता है एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखते हैं तो ये बना देना है स्ट्रक्चर आप लोगों को, गामा MGH प्लस W। तो क्या होता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, और सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, गामा कॉस थीटा एंड सरफेस टेंशन कैपिलरी इक्वल टू होता है 2πr गामा। ठीक, फोर्स बिलो F इक्वल टू MGH प्लस W। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि रो डेंसिटी जो होता है हमारा रो इक्वल टू M/V। M क्या होता है, मास होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एंड वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, πr² होता है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि वॉल्यूम इक्वल टू πr² होता है। ठीक, जहाँ की देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं कि गामा इक्वल टू सरफेस टेंशन, रो इक्वल टू डेंसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी, g हमारा ग्रेविटी है, h हाइट ऑफ लिक्विड है, w क्या है, वेट है। ठीक, तो ये आप लोग लिख देना है। तो पाई इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू πr²। तो हम लोग को v की जगह पर लिख देना है πr इक्वल्स, तो रो इक्वल टू M/πr²। पर देखिए यहाँ पे सेम टू सेम M है, लेकिन यहाँ पे πr² कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा M इक्वल टू रो πr² हो गया है। तो हम करेंगे यहाँ पे पुट दिस वॉल्यूम इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या होगा, हमारा पहला पॉइंट देखें यहाँ पे बन गया है, ये पहला और दूसरा। तो दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है F इक्वल टू MGH प्लस W। तो दूसरा इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे रखना है, पुट दी वॉल्यूम इन द इक्वेशन सेकेंड। दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं F इक्वल टू MGH प्लस W। तो MGH, तो देखिए MGH में क्या लिखेंगे, M इक्वल टू हमारा क्या आया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए फोर्स इक्वल टू रो, और M की जगह पर क्या लिखेंगे, रो πr²। तो यहाँ पे M की जगह पर देखिए हम ये लिखेंगे रो πr²। ये हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, GH यहाँ पे रख देंगे प्लस W। सीधा सीधा उठा दिए हैं, लेकिन इसके जगह पर जो यहाँ पे है M की जगह पर इसको लग दिए हैं। ठीक, अब देखिए सो वी कंपेयर बोथ फोर्स। अब दोनों फोर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। कौन कौन से दोनों फोर्स को, पहला जो हमारा यहाँ पे है
रो पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये और दूसरा हमारे यहाँ पे तो दोनों को आपस में यहाँ पे देखिए कंपेयर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कटेगा, पाई से पाई कट गया है, एक आर से हमारा एक आर कट जाएगा, तब हमारा बचेगा 2 गामा इक्वल टू रो आर जी एच प्लस डब्ल्यू। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, बचेगा आर इक्वल टू 1/2 रो आर जी एच प्लस डब्ल्यू। ये हमारा टोटल इक्वेशन बच रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया हूँ, एफ इक्वल टू एम जी एच प्लस डब्ल्यू। तब हमारा क्या होगा, एम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू इतना होगा। तो यम से हमारा जो आ रहा है उसको हम लोग ऐड करके इसको आपस में कट कर देंगे, तब हमारा ये आ रहा है और ये हमारा प्रूफ हो रहा है। तो ये टोटल हमारा है कैपिलरी राइस मेथड। अब इसको जितनी बार आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उतना तैयार हो जाएगा। डाउनरी मेथड में क्या करना है, डाउनरी मेथड में आप लोग को सबसे पहले बनाना है ये स्ट्रक्चर और ये इसका है फार्मूला। फार्मूला लिखेंगे जहाँ पर ये क्या है, ये है गामा। ठीक, और एफ क्या है, फोर्स है, 2 पाई R1 एंड R2। R1 हमारा रेडियस ऑफ आउटर सरफेस है और R2 जो हमारा है रेडियस ऑफ इनर सरफेस है। ठीक, ये आप लोग को लिखना है कैपिलरी राइस मेथड एंड डाउनरी राउस मेथड में। ठीक, अगला हम लोग बात करें डाउनरी रिंग मेथड में। अगला क्वेश्चन हमारा राइट ए डिटेल नोट ऑन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, चलिए देखते हैं। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने अभी 2 नंबर में ही डिस्कस किया है कि स्प्रेडिंग मीन्स होता है बिखेरना, किसी चीज़ को फैला देना। तो किसी भी 2 इमिसिबल लिक्विड को आपस में जब मिलाते हैं तब जब एक लेयर के रूप में एक ऊपर दूसरी लेयर, जैसे एक लेयर बना है उसके ऊपर कोई दूसरी लेयर का फिल्म बना लेता है या फिर ड्रॉप के रूप में पड़ा रहता है, छोटे से बॉल के रूप में पड़ा रहता है, वही हमारा होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा है कि यहाँ पे वाटर भरा है, इसके ऊपर एक बूंद ऑयल गिर जाता है तो ये एक लेयर वाटर का है लेकिन इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, फिल्म बना लेता है ऑयल का। तो यही हमारा होता है 2 इमिसिबल लिक्विड है तो इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाता है, वही होता है हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, इसमें वाटर का बूंद गिर जाता है तो ये भी तैरने लगता है, तो ये टोटल हमारा होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। इसके बारे में यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट में एक होता है एडहेसिव फोर्स और दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव में फोर्स मीन्स होता है कि असंचक बल, जब 2 अपोजिट नेचर वाले के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और कोहेसिव फोर्स मीन्स होता है सहचाहक बल, मतलब 2 सेम नेचर वाले के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हमारे इस उंगली में जितना दम है उतना इस उंगली में भी दम है। अब जब दोनों सेम बल वालों के बीच में बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ना ये इसको इधर कर पाएगा ना ये इसको इधर कर पाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो क्या लिख सकते हैं, WA प्रोपोर्शनल WC, यस इक्वल टू WA माइनस WC। ठीक, यस हमारा स्प्रेडिंग होता है जहाँ पर, और WA वर्क डन बाय एडहेसिव फोर्स एंड WC हमारा होता है वर्क डन ऑफ कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो डेराइव होता है यस इक्वल टू WA माइनस W से। ये हमारा इक्वेशन 1 में बन गया है। और ये सेम नेचर वाले फोर्स लग रहे हैं तो इसमें मीन्स हमारा क्या होता है, सेम नेचर वाले जब फोर्स लगेंगे तो उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक, तो कोहेसिव फोर्स देखिए सेम बल वाले लग रहे हैं यहाँ पे, तो गामा एल क्या होगा, WC इक्वल टू गामा एल डेल्टा A प्लस गामा एल डेल्टा A। WC इक्वल टू 2 गामा एल इंटू डेल्टा A, जहाँ पर डेल्टा A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है तो हमारा WC इक्वल टू 2 गामा एल। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया है। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए ये अपोजिट नेचर वाले फोर्स जो होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए A बल लग रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग का गामा एल गामा एस लग रहा है, तो WA इक्वल टू गामा एल डेल्टा A एंड गामा एस डेल्टा A माइनस गामा एल यस एंड इंटू डेल्टा A। तब हमारा डेल्टा A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तब क्या बनेगा हमारा, WA इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस प्लस गामा एल एस। तो हमारा 3 इक्वेशन बन गया। सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है और तीसरा इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए
पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इसमें हम लोग इक्वेशन 1 को रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे वहाँ पे। तो क्या बनेगा? यस इक्वल टू गामा एल, गामा एस एंड गामा एल एस एंड टू गामा एल। तो हमारा देखिए सब कट जा रहा है, जिससे हमारा क्या बचेगा? यस इक्वल टू गामा एल, गामा एस एंड गामा एल एस। तो ये हमारा टोटल प्रूफ्ड हो गया है। ये इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का, तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दिया गया है, आप लोग ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आसान तरीके से समझने के लिए आप लोगों को वहाँ पे लिख दिया हूँ। ये आप लोग ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, तो वो जो दिखाया हूँ वही आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है लिक्विड इंटरफेस, राइट ए नोट ऑन लिक्विड इंटरफेस। चलिए देखते हैं लिक्विड इंटरफेस। लिक्विड इंटरफेस में हम लोगों को 2 चीज़ लिखना है। अगर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है राइट ए डिटेल नोट ऑन लिक्विड इंटरफेस, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन के बारे में जितना कुछ आप लोगों को पता है उतना सरफेस टेंशन के बारे में लिख देना है। और दूसरा आप लोगों को लिखना है इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में टोटल बताया है, जो सीधे 90 डिग्री पर लगता है जो फोर्स, उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में स्ट्रक्चर बना के आप लोग जितना लिख सकते हैं लिख लेना आप लोग। इंटरफेशियल टेंशन में आप लोगों को मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिंदी में भी बताया हूँ कि इंटरफेशियल टेंशन जो होता है 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच का इंटरफेस में जो मौजूद पर यूनिट लेंथ बल होता है उसे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। इसके बारे में जितना लिखना चाहते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेस एंड सरफेस टेंशन, ये 2-3 पॉइंट मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग लिख लेना। ये टोटल आप लोगों को क्या है? लिक्विड इंटरफेस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए राइट ए डिटेल नोट ऑन HClV। अब HClV क्या होता है? HClV का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये दिमाग लगाइए कि HClV का फुल फॉर्म क्या होता है। HClV का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक, तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस क्या होता है, इसके बारे में टोटल यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझा दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, कब डेवलप किया गया था। वीडियो को रोक करके आराम से 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लेना, आप लोग को टोटल तैयार हो जाएगा हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। इसको आप लोग एक कॉपी में लिख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को टोटल तैयार हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जरूरी है। स्ट्रक्चर आप लोग बनाने के बाद ये थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और दिया गया है थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। तो यह आप लोगों को बस यही इतना HClV में लिखना है, तैयार करना है। बस 1.5 पेज का है, इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, 7 नंबर आपका बन जाएगा। राइट ए नोट ऑन सरफेस फ्री एनर्जी। अब सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है? तो सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में भी अभी आप लोग को 2 नंबर में बताया है। और सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन होता है। ठीक, ये आप लोगों को अभी मैंने 2 नंबर में बताया है, उसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर देना है। ज़्यादा कुछ नहीं, चीज़ वही है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग इसको एक बार वीडियो को रोक करके जो दिखा रहा हूँ उसको बस केवल पढ़ लेना, आप लोग को तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। तो ये टोटल है सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेडुलिच आइसोटर्म एंड लैंगमोर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, चलिए इसको भी देखते हैं। फ्रेडुलिच आइसोटर्म तो क्या होता है? देखिए फ्रेडुलिच एस्टेब्लिश इन द रिलेशन एज, इसका फार्मूला आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। स्ट्रक्चर को आराम से बना लेना, जहाँ पर Y इज मास है, गैस X है, एब्जॉर्ब पर यूनिट मास M, आप एब्जॉर्ब एंड K एंड N आर दी कांस्टेंट इवेल्युएट फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में इसको कैलकुलेट इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। बस यही 2-3 पॉइंट आप लोगों को फ्रेडुलिच आइसोटर्म में लिखना है एंड लैंगमोर एब्जॉर्प्शन में 3-4 पॉइंट जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको लिख लेना। अच्छा, एग्जामिनेशन में अगर डिटेल नोट 10 नंबर में पूछ ले तो ये सीधा सीधा ये सब इसके पार्ट हैं। एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, तो सॉलिड इंटरफेस के ये सब पार्ट हैं। इसमें और 2-3 पार्ट हैं, इसको एग्जामिनेशन में आए तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन जो पूछे वही आप लोगों को लिखना है। ठीक, सॉलिड इंटरफेस ये भी पूछ सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा है फ्रेडुलिच आइसोटर्म लैंगमोर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है राइट ए नोट ऑन डिटर्जेंसी एंड सॉल्वलाइजेशन। तो क्या होता है सॉल्वलाइजेशन और क्या होता है डिटर्जेंसी, चलिए देखते हैं।
देखिए डिटर्जेंसी क्या होता है। डिटर्जेंसी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं सर्फेक्टेंट्स को, एंड डिटर्जेंसी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व होता है रिमूव ऑफ फॉरेन मटेरियल। डिटर्जेंसी मीन्स हो गया डिटर्जेंट, मतलब सर्फ। आप लोग जानते हैं ना, सर्फ को आप लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉरेन मैटर जो होते हैं, जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट सर्फ को यूज करते हैं। तो यही डिटर्जेंसी होता है। आप लोग आसान तरीके से ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में कल के लेक्चर में बहुत आसान तरीके से समझाया है यूनिट 2 में कि सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा। तो बस आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये और बस इतना लिखना है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। 7 नंबर आपके इतने में ही बन जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने आज के लेक्चर में यूनिट 3 टोटल कंप्लीट कर लिया है, और 2 यूनिट आप लोग के केवल बच रहे हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5। इसी तरीके से 2 यूनिट भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको खोजना ना पड़े, सीधा होम पेज पे ही दिख जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।